अस्सलाम वालेकुम। हर ऑर्गेनिज्म को खुराक की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। अब आप में से कुछ लोगों के लिए ये बहुत वाज़ेह होगा, आपको ये एहसास होगा कि आपके जिस्म को अगर खाना नहीं मिले तो क्या होगा, और आपको फिर ये भी एहसास होगा कि आपको इस खुराक की ज़रूरत है तवानाई के लिए और अपने जिस्म को बढ़ाने के लिए भी या इसको ग्रो करने के लिए भी। तो कह लें कि ये आपको चाहिए होता है मैटर के लिए भी। लेकिन आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि ठीक है, मेरे पास एक मुंह है, मैं जानता हूँ कि खाना कहाँ जाता है, मुझे ये भी पता है कि क्या बच जाता है जब मैं खाना खा चुका होता हूँ। तो इस तरह मैंने इस खाने से कुछ तवानाई और मैटर निकाल लिया होगा। लेकिन अभी मैंने कहा था सारे ऑर्गेनिजम्स, और अगर आपको खिड़की के बाहर एक दरख्त नज़र आए तो दरख्त का तो मुंह ही नहीं होता, लेकिन दरख्त भी एक ऑर्गेनिज्म है। इसको इसकी खुराक कैसे मिलती है? तो इसका जवाब शायद आप जानते ही हों, और वो ये कि दरख्त अपना खाना खुद बना सकता है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। हम इसके बारे में दूसरी वीडियोस में काफ़ी तफसील में पढ़ चुके हैं। आपके पास होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और आपके पास है पानी और सूरज की रोशनी, जिससे तवानाई मिलती है, और इस फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए बनता है ग्लूकोज, और बाय प्रोडक्ट की शक्ल में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मिलेगी आपको। और यहाँ पे आप कार्बन्स को गिन भी सकते हैं। ये जो डार्क ग्रे रंग में है ऑक्सीजन है, लाल रंग में, और यहाँ नीचे सफ़ेद में हाइड्रोजन्स। और आप देख सकते हैं कि ये सब अब समझ में आ रहा है। आपके पास हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स यहाँ पर, इन 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स में। और आप देख सकते हैं इस ग्लूकोज में आपके पास हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स। अब आप इस वीडियो को पॉज करके देखें कि कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन हैं। तो एक पौधा जो है वो अपना खाना खुद बना सकता है, और जब इनको ये चाहिए होता है वो फिर इस खाने को मेटाबोलाइज कर सकते हैं एक अमल के ज़रिए जिसको कहते हैं रेस्पिरेशन। इस बात का एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि रेस्पिरेशन सिर्फ आपके और मेरे जिस्म में नहीं होती, यहाँ तक कि पौधे जैसे ऑर्गेनिजम्स को भी खाना तोड़ना पड़ता है जो इन्होंने बनाया हुआ होता है, अगर इनको वो तवानाई के लिए इस्तेमाल करना है तो। अब जो एक सवाल शायद आपके पास हो वो ये कि यहाँ पे तवानाई है कहाँ? जिस तरह इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स को ग्लूकोज में दोबारा तरतीब देने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है, सही हालात में एक मेटाबॉलिक पाथवे के ज़रिए आप इससे दूसरी तरफ जा सकते हैं, और कीमियाई तौर पर ये तवानाई रिहा करेगा। जो एक पौधा भी जो कि ना तो भाग रहा है कहीं, ना उछल कूद रहा है, ना बातें कर रहा है, इसको भी तवानाई की ज़रूरत होती है सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए। हर जानदार चीज़ को तवानाई की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, अपने सेल्स को बरकरार रखने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो आप लोगों में से बहुत से लोगों ने कार्बोहाइड्रेट लफ्ज़ यकीनन सुना ही होगा जब भी हम खाने के बारे में सोचते हैं या तवानाई के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर इस बात पर गौर करना अहम है कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पर ये एक मिसाल है कार्बोहाइड्रेट्स की। ये सिर्फ एक वाहिद मिसाल नहीं है, लेकिन एक सवाल ये हो सकता है कि इसको कार्बोहाइड्रेट क्यों कहते हैं। तो जब आप इसके मुख्तलिफ हिस्सों को तोड़ते हैं, लगता ऐसा है कि इसमें कार्बन शामिल होगा। यहाँ पर आपका है कार्बो वाला हिस्सा, ये कार्बन वाला, और ऐसा भी लगता है कि इसमें पानी भी शामिल है, कार्बोहाइड्रेट। और वो इसलिए है क्योंकि शुरू के वक्त में जो केमिस्ट्स थे, इनको इसका स्ट्रक्चर उस वक्त उस तरह से समझ में नहीं आया था जिस तरह से आज हमको ये मालूम है। इनको सिर्फ एक रेशियो दिखा था कार्बन्स का, हाइड्रोजन्स का और ऑक्सीजन्स का, और आपस में इनका रेशियो इनको समझ में आया था कि हर एक कार्बन के लिए कह लें यहाँ है n कार्बन्स, इसकी दुगनी तादाद में होंगे हाइड्रोजन्स और n ऑक्सीजन्स भी। तो एक तरीका इसके बारे में सोचने का ये है कि हर एक कार्बन के लिए आपके पास है एक H2O, तो हर एक कार्बन के लिए आपके पास पानी यानी वाटर है। तो इस वजह से शुरू के जो केमिस्ट्स थे, इन्होंने जब ये रेशियो देखा था, वो इसको कार्बोहाइड्रेट्स कहना शुरू हो गए। ग्लूकोज एक बहुत आम सा कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन आप ग्लूकोज जैसी चीज़ें या चीज़ों की चेन्स जो है वो बना सकते हैं मज़ीद पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए। अब इस बात का एहसास करना ज़रूरी है कि इस तरह के मॉलिक्यूल्स सिर्फ तवानाई के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते, ये मैटर के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं।
जितना ज़्यादा आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, आप बहुत से मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स देखेंगे जो बने होते हैं इन कार्बन्स, ऑक्सीजन्स और हाइड्रोजन्स से, और ये एक तरह से हैं इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स। और कभी कभी आप ऐसे स्ट्रक्चर्स भी पहचानेंगे जो थोड़ा बहुत दिखते ग्लूकोज की तरह हैं। मिसाल के तौर पर ये मॉलिक्यूल यहाँ पर, इसको कहते हैं थायमिडीन मोनोफॉस्फेट, और आप इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स यहाँ देख सकते हैं। मोनोफॉस्फेट जो है, आपके पास है एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर, थायमिडीन मॉलिक्यूल के इस हिस्से से आता है। इसको कभी कभी नाइट्रोजनस बेस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके पास है नाइट्रोजन, जो आप यहाँ नीले रंग में देख सकते हैं। और ये यहाँ पर जो इन दोनों टुकड़ों को जोड़ रहा है, ये है 5 कार्बन शुगर, यानी कि राइबोज। अब ग्लूकोज होता है 6 कार्बन शुगर, राइबोज है 5 कार्बन शुगर, लेकिन ऐसे मेटाबॉलिक पाथवेज मौजूद हैं जिनसे आप 5 कार्बन शुगर से 6 कार्बन शुगर्स तक जा सकते हैं, और इसी तरह आगे पीछे। और थायमिडीन मोनोफॉस्फेट जैसी चीज़ें, या इन चीज़ों के बारे में दिलचस्प बात यह है कि ये एक ऐसी चीज़ का बिल्डिंग ब्लॉक है जो कि बहुत 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 ही ज़रूरी चीज़ है, और वो है DNA। तो थायमिडीन मोनोफॉस्फेट एक न्यूक्लियोटाइड है जिसकी नाइट्रोजनस बेस है थायमीन। आप इस तरह के न्यूक्लियोटाइड्स के एक गुच्छे को साथ रखते हैं। इन सब की थायमीन जैसी नाइट्रोजनस बेस नहीं होती, लेकिन वो मिलकर बनाते हैं ये डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हम दूसरी वीडियोस में काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। और शायद आपको इस बात का एहसास हो कि DNA जो है वो इनहेरिटेंस की मॉलिक्यूलर बेसिस है। हम जो हैं वो हम नहीं होते अगर इस तरह के मॉलिक्यूल्स नहीं होते। अब एक और दिलचस्प चीज़ जो है वो ये कि कैसे ये मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स तवानाई की मौजूदगी में भी अपने आप को दोबारा तरतीब देते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, या फिर ये अपने आप को दोबारा से फिर से कैसे तरतीब देते हैं इस तवानाई को रिहा करने के लिए। और इन सब मेटाबॉलिक पाथवेज को सहूलत फ्राहम करते हैं एंजाइम्स। और सिर्फ एंजाइम की एक मिसाल देने के लिए, ये बड़ी सी चीज़ जो आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं रुबिस्को एंजाइम। ये कई में से एक एंजाइम है जो मेटाबॉलिक पाथवेज में पाया जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जोड़ देता है इसको एक दूसरे मॉलिक्यूल से, जो आखिरकार हमको इस काबिल बना देता है कि हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना लें। और जो यहाँ एक चीज़ होती है वो ये कि मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स जुड़ जाते हैं इन एंजाइम्स के मुख्तलिफ हिस्सों से, और फिर ये एंजाइम्स अपनी शक्ल बदल लेते हैं। जैसे ही वो कुछ चीज़ों से जुड़ते हैं और फिर वो एक साथ चिपक जाते हैं, वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं, या फिर वो इनकी मदद कर सकते हैं इनको तोड़ने में। और एंजाइम्स खुद भी प्रोटीन्स ही होते हैं। ये बने हुए होते हैं अमाइनो एसिड्स से, और अमाइनो एसिड्स खुद इस तरह के बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं, जिनमें शामिल होते हैं आपके कार्बन्स, आपके ऑक्सीजन्स और आपके हाइड्रोजन्स। तो पूरी एक कायनात बसती है हमारे सेल्स के अंदर, और ये सारे मॉलिक्यूल्स और बायोलॉजिकल सिस्टम्स आपस में जुड़े हुए हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो आज के लिए इतना ही।